कहानी कुर्सी की में आइए बात करते हैं अब जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुसलमानों को लेकर, कांग्रेस पार्टी और मुसलमानों को लेकर और कांग्रेस पार्टी और दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर जो बातें कही। पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री ने क्यों यह कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का हक मारना चाहती है। कांग्रेस पार्टी पर तो इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कल जब वो तेलंगाना पहुंचे वहां की सभा के अंदर कि जब कांग्रेस पार्टी ये नारा देती है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, या जितना संख्या बल होगा उसको उतना प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, तो फिर वो सबसे पहले उनको स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्या मुसलमानों का हक मारना चाहती है, हक कम करना चाहती है। क्योंकि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी किसकी है? देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी तो हिंदुओं की। तो क्या हिंदू जाकर के अपना हक सबसे पहले ले लें? ऐसे क्या चला जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी पूछ रहे थे कि देश के अंदर हर व्यक्ति अपने अपने हक की बात करेगा, क्या सरकार भी इस तरीके से काम करेगी? तो आपको पहले नरेंद्र मोदी की बात हम सुनवाते हैं, उसके बाद देश के मुसलमानों के लिए इसमें क्या संदेश छिपा हुआ था उस पर बात करते हैं। जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक, इसका मतलब यह हुआ कि अब कांग्रेस घोषणा करे, क्या आप अल्पसंख्यकों के विरोधी है क्या? कांग्रेस स्पष्ट करे, आप दक्षिण भारत के विरोधी है क्या? मैं सिद्ध करता हूं उनकी ये नई सोच दक्षिण भारत के साथ घोर अन्याय करने वाली सोच है। ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में भी छुरा भोंकने वाली सोच है। अब हमारे दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत बड़ी देश की मदद की है। अब कांग्रेस का नारा ऐसा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक। इसका मतलब अब कांग्रेस दक्षिण भारत के संसद सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है। मैं कांग्रेस के नेताओं को साफ कहता हूं, देश को मूर्ख मत बनाओ, स्पष्ट करो क्या कारण है दक्षिण भारत के राज्यों को अन्याय करने के खेल खेले जा रहे हैं। और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से भी मैं कहूंगा, हिम्मत है तो जरा कांग्रेस से पूछिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है। पहले जरा मुसलमानों की बात जो उन्होंने की कि क्या मुसलमानों के साथ अन्याय करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, ये नारा दे करके कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। दो स्पष्ट संदेश इसमें सुनाई दे रहे हैं। क्या सीधे सीधे हिंदुओं के लिए भी उन्होंने एक बात कह दी कि भाई जब ये कह करके कि सबसे बड़ी आबादी देश के अंदर हिंदू हैं तो पहला हक क्या उनका माना जाए इस नारे के मुताबिक? और दूसरा, क्या मुसलमानों को भी सोचने के लिए उन्होंने कहा है कि आप भी तय कीजिए कि ऐसी पार्टियों के साथ क्या आपको जोड़े रहना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का न्यूनतम स्टेक है। जो हिस्सेदारी है वो तेलंगाना में है। तेलंगाना में जीएचएमसी के चुनाव में, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भाजपा ने जो किया वो कमाल का काम किया, लेकिन उसकी दो तीन बड़ी वजहें हैं। उसमें एक बड़ी वजह यह है कि तेलंगाना की केसीआर सरकार ओवैसी के साथ मिलकर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चरम पर है। कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से केसीआर से वो वाला हिस्सा खींच रही है जिसको हम बार बार कई चर्चा में कह चुके हैं कि देश में मुसलमानों की प्रायोरिटी नंबर 1 में होना ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कोशिश है, टारगेट है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कह रहे हैं और केसीआर की तेलंगाना बनने के बाद सरकारी योजनाओं में मुसलमानों की हिस्सेदारी है, ओवैसी जैसा फायरी लीडर है जो कहता है कि मुसलमानों देखो तुम्हें किसी ने कुछ दिया नहीं, और देश में चर्चा चल रही है कि यादव सबसे अधिक हैं जाति के आधार पर तो उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया जाए तुरंत। नीतीश जी 2.5% हैं जाति के लिहाज से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन मुसलमान जो 18% है, ना उसका उप मुख्यमंत्री होगा बिहार में, ना मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में वो बात बोलते हैं तो निश्चित तौर पर वहां के मुसलमानों को ये बात समझ में आई।
उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों को भले न समझ में आए, उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी कौन होनी चाहिए, नंबर 1 नंबर 2 में हम किसको रखेंगे। मुझे लगता है कि तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां टारगेट कर रहे थे, और साथ साथ वो दक्षिण भारत की भी बात कर रहे हैं। भाई अभी तक तो देखिए इल्जाम, मुझे याद है जयराम रमेश और तमाम लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि ये नई संसद भवन को देख करके ऐसा लगता है कि ये अब सांसदों की संख्या जो है वो बढ़ेगी, उसमें साउथ का जो है पार्टिसिपेशन अनुपात की तुलना में अनुपात में कम हो जाएगा, उत्तर भारत का बढ़ जाएगा। आज तो उन्होंने बिल्कुल जैसे कहते हैं टेबल्स आर टर्न, उल्टा ही रख दिया घुमा करके प्रधानमंत्री ने। नहीं, देखिए ये डिलिमिटेशन का जो मामला है 2000 में आया, 2000 में वाजपेयी सरकार थी, जब उस डिलिमिटेशन को पोस्टपोन किया गया 2026 तक के लिए, तब भी इसी विवाद की वजह से किया गया, क्योंकि जो साउथ की जो हमारी स्टेट्स हैं वो लगातार जनसंख्या रोकने पर काम कर रहे हैं, वृद्धि को रोकने पर काम कर रही हैं, और उसकी वजह से उनका पार्लियामेंट्री जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम होगा यदि सीट्स को बढ़ाया जाएगा, डिलिमिटेशन किया जाएगा। तो उस विवाद से बचने के लिए उस वक्त भी ये किया गया। और आज जब ये नई संसद बनी है और फिर से डिलिमिटेशन की बात 2026 के लिए आ रही है, तो ये डिबेट शुरू होगी। तो प्रधानमंत्री जी इसको टेबल टर्न, जो आप सही कह रहे हैं शब्द, कि उसको उस तरह से यूज कर रहे हैं कि कांग्रेस, अब क्या तो कांग्रेस साफ करे कि किस तरह से वो करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। तो पूरे दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी का स्टेक बहुत नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि 130 सीटों में कुछ उनके पास बड़ी हिस्सेदारी नहीं है, 29 सीटें, जिसमें 25 कर्नाटक में है, 4 तेलंगाना में है, और तेलंगाना में विधानसभा में तो उनकी बिल्कुल भी हिस्सेदारी नहीं है। तो वो किस तरह से इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा प्रभावी तरीके से रख सके और कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जा सके, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर एक पार्टी है जो दूसरी रीजनल पार्टीज के अलावा खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री उस पर कोशिश कर रहे हैं कि उसको कैसे लगे, इसलिए मुसलमानों की बात उन्होंने की है। मुसलमानों की जो वो बात कर रहे हैं, हालांकि ये दोनों ट्विस्ट हैं, दोनों कंट्रास्ट हैं। मैं इसको कंट्रास्ट की तरफ भी देखता हूँ। एक तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद करके कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों को पहला हक मिलना चाहिए, फिर दूसरी तरफ तेलंगाना में वो ये बात कर रहे हैं कि सबका हक उसको मिलना चाहिए और मुसलमानों के खिलाफ छुरा भोंक रहे हैं। कल से इस पर आप देखिए नए, ये हालांकि पहले भी कांग्रेस पार्टी कहती रही कि मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा नहीं कहा, कल से फिर से दोबारा सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि प्रधानमंत्री ने लेकिन विजय जी कंट्रास्ट आता है तो अच्छे से दिखता है ना, काला सफेद सामने रख दिया, नहीं, मैं तो बड़ा बढ़िया से दिखता है। मोदी जी वही तो चाह रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि भाई ये दिखे। एक तरफ तो आप ये भी कहते हैं कि पहला हक बता रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं कि अच्छा दोनों वाला क्यों चले, ये भी ध्यान में रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आज जाके कह रहे हैं कि भाई आपका डिलिमिटेशन होगा, लेकिन डिलिमिटेशन का तो एक फॉर्मूला होता है भाई, जहां संख्या होती है उसके लिहाज से सीटें घटती हैं। तो एक तरफ आप जातीय जनगणना में कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, मुसलमानों की बात आती है तो आप नहीं कहते हैं, सेकुलर पॉलिटिक्स आप करेंगे, तो दोनों कैसे चलेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि वो दोनों कंट्रास्ट को उन्होंने रखने की बात की है। भाई एक तरफ आप बात करते हैं कि पहला हक होना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि हिस्सेदारी होनी चाहिए, फिर तीसरा जब डिलिमिटेशन की बात आएगी तो उसमें किस तरह से चलेंगे। तो वो एक ऐसा कंट्रास्ट और एक ऐसा कंफ्यूजन कांग्रेस के लिए है, जिस पर कांग्रेस को अब स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। वो जो भी चाहते हो, मुसलमानों का पहला हक रखना चाहते हैं वो भी ठीक है, हिंदुओं का पहला हक रखना चाहते हैं आबादी के हिसाब से वो भी ठीक है, डिलिमिटेशन पर क्या रखना चाहते हैं वो भी। तो कम से कम अब जब प्रधानमंत्री ने वो पासा फेंक दिया है तो अब कांग्रेस को आकर साफ करना चाहिए लीडरशिप को कि हम क्या कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं है, हमारा कहने का मतलब ये है। अच्छा, जो बातें कल उन्होंने केसीआर के लिए कही हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के लिए, वो भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं आज एक राज खोल दूं, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया, और फिर उन्होंने कहा कि केसीआर आए थे मेरे पास, मैं एनडीए में आना चाहता हूं, मैंने कहा कि आपके काम ऐसे हैं कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा, उसको आशीर्वाद दे दीजिएगा, अब मैं अपनी गद्दी उसको सौंपना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप कोई राजा महाराजा नहीं है। इस किस्म की बातें हुई। तो प्रधानमंत्री के ये कहने की, ये बातें कहने की और इस तरीके से ये बातें बताने के पीछे क्या वजह है? आमतौर पर होता नहीं है भाई, एक प्राइम मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर के बीच की बातचीत जो है वो ऐसे उसका उल्लेख कर रहे हैं। सुन लेते हैं एक बार, फिर बात करते हैं। वो दिल्ली मुझे मिलने आए, बहुत बढ़िया मुझे शाल उड़ाई, बहुत मुझे आदर किया और इतना प्यार दिखाया, ये केसीआर के कैरेक्टर में ही नहीं है। और फिर मुझे कहने लगे कि आपके नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, हम भी एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप हमें एनडीए में शामिल कर दीजिए। मैंने कहा आगे क्या?
बोले हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारी मदद कर दीजिए। मैंने केसीआर को कहा, आपके कारनामे ऐसे हैं, मोदी आपके साथ जुड़ नहीं सकता है। फिर एक बार दोबारा आए, वो मुझे कह रहे हैं कि मोदी जी मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा कारोबार केटीआर को दे देना चाहता हूं। मैं एक बार केटीआर को भेजूंगा, आप जरा उसको आशीर्वाद दे देना। ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा केसीआर, ये लोकतंत्र है, तुम कौन होते हो बेटे को राजगादी दे? तुम राजा महाराजा हो क्या? क्या तुम राजा महाराजा हो क्या? अरे तेलंगाना की जनता तय करेगी किसको बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। केसीआर और मोदी के बीच की बातचीत नरेंद्र मोदी ने ही खोलकर बता दी। अब इसके बाद जो केटीआर का जिक्र वो कर रहे थे, तो केटीआर सामने आए। केटीआर केसीआर के बेटे हैं, जो नहीं जानते उनके लिए, मंत्री भी हैं वहां के, और उन्होंने आकर के कहा कि हमको पागल कुत्ते ने काटा है, कि यही शब्द इस्तेमाल किए हैं, हमको पागल कुत्ते ने काटा है कि हम एनडीए में शामिल होंगे। फिर उन्होंने मोदी को चीटर भी कह दिया। अब मोदी का, नरेंद्र मोदी का ऐसे केसीआर के बारे में बोलना, केसीआर के बेटे का मोदी के बारे में ऐसे बोलना, कोई खिचड़ी पक रही क्या समीर जी? नहीं, देखिए, केसीआर के बारे में आपको जिक्र करना चाहता हूँ। और लाल कृष्ण आडवाणी ने एक यात्रा निकाली थी 2012 में, शताब्दी यात्रा शुरू हुई थी। विजय त्रिवेदी जी ने भी कवर की थी उस यात्रा को, मैंने भी उस यात्रा को पूरा कवर किया था आडवाणी जी की। जब हैदराबाद में रथ यात्रा गई थी, तो उस रथ यात्रा के समय, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और आडवाणी जी ने वहां पर जय जय तेलंगाना का नारा दिया था, जबकि तब तेलंगाना राज्य बना नहीं था। उस समय चंद्रशेखर राव ने आडवाणी जी के पास संदेश भेजा था कि अगर आप अलग तेलंगाना बनाने के लिए समर्थन देते हो, तेलंगाना राज्य बनवाते, तो आने वाले दिनों में वहां पर जब मैं राजनीति करूंगा, मैं एनडीए के साथ जुड़ूंगा। उन्होंने उस समय भी संकेत दिया था। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की अभी पिछले साल, एक साल पहले हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी ये बात वहां के स्थानीय नेताओं ने कहा था कि चंद्रशेखर राव भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन उस समय अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट मना किया था कि ये अभी संभव नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक रूप से जो कहा है, ये एकदम सत्य है। चंद्रशेखर राव एनडीए में आना चाहते थे, प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो था, अमित शाह जी भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ये बात अब क्यों बताई जा रही है? तेलंगाना में चुनाव हैं, और अभी जितने हाल फिलहाल में सर्वे हुए उनमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त चुनौती दे रही है, नंबर 2 पर चल रही है, चुनौती दे रही है तेलंगाना राष्ट्र समिति। माहौल बदला है वहां पर। भारत राष्ट्र भारतीय जनता पार्टी, जैसे तेलंगाना में 4 एमपीज हैं, वहां पर जो हैदराबाद के चुनाव हुआ उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी इस रेस में पिछड़ गई और कांग्रेस वर्सेस केसीआर हो गया। तेलंगाना कांग्रेस वर्सेस केसीआर हो गया। तो उसमें मुझे लगता है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से रेस में लाने के लिए, एक बड़ा चर्चा में लाने के लिए इन बातों का चर्चा की गई हो। अब प्रधानमंत्री जी परिवारवाद को लेकर तो हमेशा ही चर्चा करते हैं, तो इसलिए ये कहना कि उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान में, क्योंकि जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं में ये कई बार संदेश जाता है या चर्चा चलती है कि आप हो सकता है एनडीए के साथ गठबंधन हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए। कंफ्यूजन होता है ना वोटर को। हाँ, वोटर को भी कंफ्यूजन होता है, कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पे आरोप लगाने में भी कंफ्यूजन होता है। तो ये उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया है कि हम इसके साथ जुड़ने नहीं वाले हैं, जमीनी स्तर पर आप आक्रामक लड़ाई लड़नी है। हाँ, आक्रामक रूप से इसके खिलाफ लड़ाई। और इसके तुरंत बाद राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल में जुट गए। राहुल गांधी ने लिखा, जो मैंने कहा था आज मोदी जी ने उसे खुलेआम कबूल कर लिया, बीआरएस मतलब बीजेपी रिश्तेदार समिति, बीजेपी बीआरएस की पार्टनरशिप ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया। तो कहेंगे इस लोग समझदार हैं, इनका खेल समझ गए। देखिए, ये कोशिश ये वहां जा रही है जहां ये कि कौन केसीआर से लड़ रहा है। असली लड़ाई ये है केसीआर का दुश्मन कौन है? केसीआर का दुश्मन कौन है? राजनीतिक तौर पर केसीआर का दुश्मन देने कौन की है? बात है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, ठीक है, अब उन्होंने पर्सनल रेफरेंसेज के साथ चर्चा कर दी, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन राजनीति में अब क्या सुनने में अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इसकी बात करने का कोई मतलब नहीं। आप अगर ध्यान से देखिए तो शुरुआती जो गठजोड़ का हिस्सा किसके बन रहे थे, वो जो इंडिया नाम से अलायंस आज बन गया है, उसका हिस्सा बन रहे थे केसीआर। नीतीश कुमार के साथ वो वीडियो सबको याद है। और उसके बाद आप ध्यान कीजिए कि एकदम से केसीआर कहते हैं कि नहीं, हम एकदम से अलग रहेंगे, क्योंकि उनको यह लगा था कि अगर उस गठजोड़ का हिस्सा बन गए तो कांग्रेस की वजह से उनको नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा गेन हो जाएगा। अब टेबल टर्न हो गई यहां।
अब उल्टा मामला यह हो गया कि वो कांग्रेस और केसीआर की लड़ाई होती हुई दिख रही है, और चूंकि लंबे समय से एक एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत राजनीति का एक तरीका होता है, बहुत से टीआरएस के नेता, जब अब बीआरएस के नेता वो कांग्रेस में लौटकर आ गए हैं जी। अब स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी को एक ऐसा पुश चाहिए था कि तेलंगाना में बीजेपी केसीआर से लड़ती हुई दिखे, और आप ध्यान से देखिए तो कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, आप ये अनुमान लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन परिवारवाद पर हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पसंदीदा पिच है, भ्रष्टाचार पर हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पसंदीदा पिच है, उसको उन्होंने रिफ्रेजिंग कर दी, और कविता और केटीआर के बीच का संघर्ष ये तेलंगाना की आम जनता भी करती है चर्चा, उसको भी वो उभारने की कोशिश कर रहे हैं। आप चलिए, दिल्ली में देखा- जो शराब घोटाले की चर्चा कर रहे थे उसमें कविता जी का नाम सबसे पहले आया था। ये एक रेफरेंस मैं आपको बता दूं जो आज संजय सिंह जी के एक समय में था कि ईडी पहुंचने वाली है। पहुंचने वाले फिर ये भी चर्चा हुई कि शायद अब वो नाम पीछे चला गया है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बोला है और पूरी लड़ाई भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ की है, तो आप कुछ आगे आगे देखिए होता क्या। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।